नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने उन दो खबरों के साथ जो इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आज हम जिन दो खबरों पर आपके सामने बात करेंगे उनमें से एक खबर है उम्मीद की और दूसरी खबर है उल्लास की। उम्मीद यानी मुस्लिम वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो है नया वक्फ संशोधन बोर्ड है जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड के कानून से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि संविधान के खिलाफ है। तो दूसरी खबर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस फरमान से जुड़ी है जो प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि उस आदेश का पालन प्राइवेट स्कूल मन से करें, क्योंकि इसमें अहम भूमिका प्राइवेट स्कूलों की तय की गई है। तो जिन दो खबरों की हम बात कर रहे हैं उनमें से पहली खबर होगी वक्फ पर विवाद, तो दूसरी खबर है गांव लेंगे गोद, प्राइवेट स्कूलों पर साक्षरता का बोझ। तो चलिए इन खबरों का पोस्टमार्टम करते हैं और सबसे पहले चलते हैं पहली खबर पर। देश की राजनीति में अल्पसंख्यक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाता रहा है। इनसे जुड़ा कोई भी मुद्दा बिना सियासत के सुलझ जाए ऐसा संभव नहीं है। खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो तो और भी बात होती है। अब ताज़ा उदाहरण वक्फ संशोधन विधेयक का है। जैसे ही ये बिल संसद में पेश हुआ, तमाम विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताना शुरू कर दिया और आरोप लगने लगे कि बीजेपी सरकार की नज़र वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर है, वो इसे हड़पना चाहती है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य को रखने पर भी एतराज जताया जा रहा है। कांग्रेस इसे हिंदू मुस्लिम समुदाय में विवाद कराने की कोशिश बता रही है। तो इस पर बीजेपी का पक्ष यह है कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के खिलाफ है, लिहाजा संविधान से ऊपर कोई कानून कैसे हो सकता है। इसका विरोध करा है और मैंने नहीं करा, हर व्यक्ति इसका विरोध करेगा, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि ये वक्फ संशोधन बिल है क्यों, लाया क्यों जा रहा है, ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि ये हितकारी होगा। ये हितकारी कैसे होगा? जो निजी संपत्ति है, जो हमारी संपत्ति है, हमने वक्फ करी थी और आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था और वो गठन इस बात के लिए हुआ था कि निजी संपत्तियों को चैरिटी में जब चलाएंगे तो व्यक्ति विशेष अगर चलाएगा तो वो गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए एक सरकारी तंत्र होना चाहिए जो उसकी देख रेख करे, इसीलिए वक्फ का गठन हुआ था। तो सरकारी तंत्र बजाय देख रेख करने के अब खुद ही सरकार की निगाह खराब हो गई, क्योंकि बेशकीमती जगहें हो गई, सिटी में वो जगहें वक्फ की और प्रॉपर्टियों की वैल्यू बढ़ गई। सरकार उसको हड़पना चाहती है, इसलिए लाई है और उसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं। जो वक्फ बोर्ड से संबंधित कानून है, उस कानून को लेकर एक संशोधन हमारे माननीय विधि मंत्री जी द्वारा रखा गया है और उन्होंने इसको रखते हुए जो बात कही है वो बात पूरे देश के लिए सोचने वाली है कि कोई भी एक्ट, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, वो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता और ये कानून सबके लिए उचित है। और खास करके जो मुस्लिम समुदाय के गरीब तबका, मध्यम वर्ग के तबका के लोग हैं जो पीड़ित प्रताड़ित रहे हैं, उनको भी यह कानून संबल देने वाला बनेगा। और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका अपना तुष्टीकरण का हिडन एजेंडा है, वोट बैंक की राजनीति है। तो सुन लिया आपने बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति संपत्ति या पैसा का दान देता है तो उसकी देख रेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं या यूँ कहें कि वक्फ बोर्ड की इकाई हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ही कहा जाता है। देश भर में वक्फ की 8,70,000 से ज़्यादा संपत्तियाँ हैं। 9,40,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर ये फैली हुई हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी वक्फ के पास करीब 15,000 संपत्तियाँ हैं, जिनमें से 1,000 संपत्तियाँ फिलहाल लिटिगेशन में, यानी इन पर विवाद चल रहा है। अब आपने ये तो समझ लिया कि ये बोर्ड काम कैसे करता है, लेकिन केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक क्यों लाना पड़ा, आपको ये समझाएं। उससे पहले वक्फ बोर्ड से जुड़े एक केस पर नज़र डाल लेते हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। दरअसल हुआ यूं कि 19 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक आदेश में शाह सुजा की कब्र, नादिर शाह की कब्र, बीबी साहिब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में स्थित एक महल को ही अपनी संपत्ति घोषित किया, जिसे हाई कोर्ट में ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने चुनौती दी थी
और दलील दी कि ये संपत्तियां केंद्र सरकार की हैं, तो वो स्मारकों की रक्षा कर रहा है। और इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के इन संपत्तियों के दस्तावेज मांगे, लेकिन वक्फ बोर्ड कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। लिहाजा कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ताजमहल और लाल किला समेत देश की सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दें। कोर्ट ने कहा कि जो इमारतें देश की धरोहर की श्रेणी में आती हैं, वे केंद्र सरकार की संस्कृति विभाग के अधीन होती हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड ऐसी इमारतों पर अपना दावा नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट का फैसला संतोषजनक है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्मारक जिस विभाग को दिए गए हैं वो ऐतिहासिक स्मारक है। बीबी की मस्जिद हो, बेगम शुजा का मकबरा हो, आदिल शाह फारूकी के मकबरे हों, तो ये स्मारक क्योंकि ऐतिहासिक स्मारक है, ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है। और हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है तो ऐसे ही विभाग को दिए जाने चाहिए जो इन मोनूमेंट्स को जो है तो संभाल कर रख सकता है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के पास इसके एक्सपर्ट्स लोग हैं, इसको संरक्षित करने का पूरा एक डिपार्टमेंट है, उनके पास आर्काइव्स है। वक्फ बोर्ड के पास यदि ये स्मारक चले जाते हैं तो फिर हमारी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास डिपार्टमेंट्स नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है तो मुतवल्ली किसी को भी बना देते हैं और वो स्मारक की जो वास्तविकता है उसको कम समझ पाते हैं। अब इस केस को जानने के बाद आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर ये संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो क्या बदलेगा। दरअसल इस विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। इसी धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां दी गई थी कि वो किसी भी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सकता है, यानी उस संपत्ति पर वो अपना दावा कर सकता है। विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। इस विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणा से जुड़ी हुई हैं। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने का भी प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संपत्तियों को उचित सूचना देना होगा। नए विधेयक में एक अहम बदलाव कलेक्टर के मध्यस्थ की भूमिका को लेकर भी किया गया है। अब जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी धारा संपत्ति है। धारा 3C में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर कोई सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो स्थानीय कलेक्टर को इस मामले को भेजा जाएगा। कलेक्टर जांच करेंगे और तय करेंगे कि संपत्ति सरकारी है या नहीं। कलेक्टर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। इसमें एक उपखंड भी जोड़ा गया है कि ऐसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते। मौजूदा कानून के अनुसार ये निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण करता है। धारा 3C के तहत विवादित भूमि पर सरकार का नियंत्रण होगा, जो पहले वक्फ बोर्डों के पास हुआ करता था। तो आइए इस मसले पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। मनोज जी, ये वक्फ कानून की जरूरत आखिर केंद्र सरकार को क्यों पड़ी? लंबे समय से चल रहा है मामला। 1923 में भारत के आज़ाद होने के पहले से वक्फ बोर्डों का गठन किया गया, तब से ये चल रहा था, कई संशोधन भी हुए। अब केंद्र सरकार इसको लेकर एक नया एक्ट बनाने जा रही है। ये प्रभु जी, उसके बाद भी हमने देखा 2-3 बार इस एक्ट में बदलाव हुआ है। जब अंग्रेजों ने इसको ख़त्म कर दिया, फिर जवाहरलाल नेहरू उसको वापस लाए, नरसिम्हा राव सरकार में इसमें जो घोषित उनको शक्तियाँ दी गई इस बोर्ड को। आप सोचिए कि जिस दौर में देश में बादशाहों का, नवाबों का, जमींदारों का दौर था, तब तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कितनी थी। और ये एक्ट में जो बदलाव हुए हैं, उसके बाद जो ज़मीन पहले 4 लाख एकड़ थी वो अचानक से 8 लाख 9 लाख एकड़ के आसपास वो पहुंच गई है। तो अचानक से क्या इतना दान मिलना शुरू हो गया? शायद नहीं। और जो भोपाल के और तमाम सारे केस हम देख रहे हैं कि आपकी मर्जी है, जिस संपत्ति में आपने दावा कर दिया कि ये संपत्ति हमारी है, और जो बार बार कहा जा रहा है कि ये शरीयत के हिसाब से, तो ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। वक्फ बोर्ड एक संस्थान है जो कि संपत्तियों का नियामन उनके पास काम है। 1 दशक पहले जब एक सर्वे हुआ था, तब 164 करोड़ के आसपास एक आय होती थी। इतनी संपत्तियां, लगभग जब 5 लाख करोड़ की संपत्तियां थी वक्फ बोर्ड का, 5 लाख संपत्तियां थी। और उस हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका जो किराया और बाकी चीज़ें थी वो 12,000 करोड़ की आय होना थी वक्फ बोर्डों को। आज की तारीख में भी जब 9 लाख से ज़्यादा की संपत्तियां हैं और टोटल उनकी कीमत 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1,20,000 करोड़ के आसपास है, तब भी आपको मात्र 200 करोड़ की आय हो रही है।
तो इससे अंदाज लगाइए आप कि जो जिस प्रबंधन की बात हो रही है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। भोपाल में एक सतीश गांधी का केस आप देख लीजिए कि 5 दशक बाद अचानक वक्फ बोर्ड पहुंच जाता कि ज़मीन हमारी है। आप देखिए अगर अच्छे से उसका नियंत्रण होता तो आप भोपाल टाकीज के पास जो हमने मकबरा देखा है पुराना, तो आप अगर इतनी चिंता रहती तो उसको सरकार को क्यों उसकी चिंता करना पड़ती, अतिक्रमण हटा के उसको सजाना संवारना तो पड़ता। मनोज जी, यदि मतलब ये मान लें कि जैसे सतीश गांधी का आपने कहा कि 5 दशक बाद उसकी संपत्ति को अचानक वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, वो तो गनीमत है, उसके पास जो है नजुल का रिकॉर्ड था और कलेक्ट्रेट में उसके प्रमाण थे तो वो बच गई। लेकिन यदि भोपाल की सदर मंजिल जो कि एक स्मारक है, या भोपाल के और भी बड़े महत्व स्थान ताजमहल है, यदि पीएचक्यू में भी उनका दावा है, पुलिस जो हेडक्वार्टर पर भी उन्होंने दावा किया था, तो इस तरीके की स्थितियां यदि हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है वक्त प्रबंधन करने वालों में। देखिए, जो गांधी का आपने जिक्र किया, चूंकि वो नजूल की जमीन थी तो कोर्ट चले गए, वरना तो वो फिर वहीं जाते वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के पास। तो आप जब उन्हीं को सुनवाई करनी जिन्होंने कब्जा किया तो आप कैसे इंसाफ मिलता। दूसरा, अगर किसी मंदिर, मठ, चर्च, गुरुद्वारे की जमीन है, वो मामला जमीन विवाद से संबंधित सिविल कोर्ट में जाता है, तो फिर वक्फ से संपत्ति उससे संबंधित मामला क्यों नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जिस संविधान की बात हो रही है उसी संविधान ने सबको हक दिया है ना, तो फिर उसको आप अलग करके कैसे जोड़ सकते हो। दूसरा, इससे ये जरूर होता है कि आप मस्जिद कमेटियों का संचालन कर रहे हैं, मुतवल्ली आपने उसमें, और ऐसे लोग उसमें बैठ जाते हैं। उज्जैन का एक मामला है कि पता चला कि सैकड़ों जो हजारों करोड़ की संपत्तियां पूरे मध्य प्रदेश है देश में, तो लोगों ने कब्जे कर रखा, उनको मनमाने तरीके से आप बेच देते हैं या मनमाने तरीके से उसका किराया फिक्स कर दिया जाता है। इसी भोपाल में तमाम सारे, आपको भी उदाहरण पता, हमको भी पता है। तो सवाल ये उठता है कि जिस काम के लिए बोर्ड, मान लीजिए आपने किसी अच्छे काम के लिए ज़मीन दी है या वक्फ में संपत्ति दान दी है, उसका प्रबंधन सही तरीके से हो, उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाए, तो आप इस पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, ये बताइए, वक्फ का मतलब है कि किसी ने अपनी संपत्ति किसी को दी, दान में दी, किसी उद्देश्य के लिए दी, तो जब उसने दान में दी है तो वक्फ बोर्ड के पास उसका रिकॉर्ड होगा कि भाई इसने शिक्षा स्कूल खोलने के लिए दान में दी, या इसने जो है कोई धर्मशाला खोलने के लिए दी, या अस्पताल खोलने के लिए दी। फिर ये वक्फ बोर्ड अचानक दावा क्यों कर देता है किसी भी संपत्ति पर, जबकि ऐसा कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं होता है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। इस कानून को लेके जो सवाल उठ रहे हैं वो इसीलिए उठ रहे हैं कि जब आप किसी संपत्ति पे दावा कर रहे हैं, या तो उसके कागज आपके पास होंगे। मान लीजिए मैंने अगर किसी मेरे बेटे को या किसी संस्थान को कोई जमीन दान में कर दी है, या कोई नकदी दान में किया, या कुछ भी दान में किया है मैंने, तो उसका मेरे पास रिकॉर्ड होता है, या जिसको मैंने दिया उसके पास रिकॉर्ड होगा कि ये ज़मीन फलाने नवाब साहब ने दी, या हुसैन साहब ने दी, या खान साहब ने दी है। तो जब आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि ये ज़मीन खान साहब की थी और हमको दान में दी गई है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रास्ते चलते किसी ने बोला कि ये ज़मीन आपकी होगी और आपने उस पर कब्जा कर लिया। तो जब आपके पास कागज नहीं है, तो आपके पास कागज नहीं है, फिर आप उम्मीद करो कि सामने वाला कागज दिखाए, वो आपको क्यों दिखाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। और जो एक हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि कल को आप जो स्मारक हैं, कल को आप किसी चलते रास्ते कह दें कि ये ज़मीन हमारी है, अब उसकी ज़मीन का मालिक उसके कागज़ ढूंढे, तो ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो इस पर मुझे लगता है कि रोक लगना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी लोग इसमें शिकार हुआ, अल्पसंख्यक वर्ग के कई सारे लोग ऐसे हम देखते हैं कि उनकी संपत्तियों पर दावा कर दिया कि ये तो वक्फ की संपत्ति, आप इसमें बेजा कब्जा करके रह रहे हैं। इसी भोपाल में से कई सारे मामले चल रहे हैं। अगर 14,000 संपत्तियों में से जो आपने भी जिक्र किया, 1,000 को लेकर तो विवाद चल रहा है। कई सारे ऐसे हैं जिनमें फरियादी हो सकता है इस दुनिया में ना रहे, केस लड़ते लड़ते। तो सवाल यही है ना कि एक ऐसा कानून तो बने, और जिसको ये कहा जा रहा है कि धर्म के खिलाफ है, तो जो कानून संविधान के हिसाब से बना है वो धर्म के खिलाफ कैसे हो गया, और वो धार्मिक मामलों में दखल कैसे हो गया। या तो वो शरीयत के हिसाब से बन जाता वो बोर्ड का कानून, तो मान लिया जाता कि ये उसी हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरा, अगर इतनी आय हो रही है तो आप उसका प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। कई सारे हम देखते हैं धर्म स्थलों का कि वो चैरिटेबल स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, नए एक्ट में है। बिल्कुल, तो ये उसी वर्ग के लोगों के लिए आप आरक्षित कर दीजिए कि भाई ये अगर अस्पताल बना रहे हैं तो इसमें अल्पसंख्यकों का इलाज होगा बस। अगर ये कोई कॉलेज बना रहे हैं, संस्थान बना रहे हैं, तो इसमें केवल अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आप ये प्रावधान कर दीजिए, मत करिए आपके किसी दूसरे धर्म को वहाँ इलाज मिले, या उसकी शिक्षा हो, या उसकी धार्मिक मदद हो, आर्थिक मदद हो, मत करिए। आप कोई ऐसा मदरसा बना दीजिए बड़ा सा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बना दीजिए उस पैसों से, और उसके दान के पैसों से उसका संचालन करिए। लेकिन अपनी बिरादरी के लिए तो कुछ ऐसा करिए कि जिससे लोग आपको याद करें या उम्मीद करें कि जिस उम्मीद से उन्होंने दान की थी, जमीन या प्रॉपर्टी या खेत है, मकान दुकान जो भी है, उसका प्रबंधन सही से, और जो देने वाले की इच्छा वो कम से कम पूरी हो सके। चलिए, तो मतलब साफ है कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के संशोधन बिल लाया गया है।
ताकि वक्फ के पंजीयन के तरीके को सुव्यवस्थित किया जा सके और किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले जरूरी कार्रवाई की जाए। हालांकि बिल पर बढ़ते विवाद के बाद सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश कर दी है। अब देखना यह होगा कि ये बिल कानून का रूप लेगा या फिर सियासी चक्रों में फंसकर रह जाएगा। लेकिन इस बिल का जो संशोधित बिल आया है, इसका नाम उम्मीद है, तो ये उम्मीद सभी वर्गों को जगाता है जिनकी संपत्तियों पर वक्फ के दावे किए जाते हैं और उस तरीके से उन संपत्तियों पर वक्फ अपना दावा करने के बाद अपना हक जता देता है और वो व्यक्ति बेदखल हो जाता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो एक उम्मीद का ये बिल इसको माना जा सकता है। तो अब उम्मीद के बाद हम बात करते हैं उल्लास की। गोद लेना, ये दो शब्द अपने आप कई बार सुने होंगे। राजनीति में गोद लेने का कल्चर काफ़ी पुराना है। मंत्री, सांसद और विधायक कई बार स्कूल, गांव को गोद ले लेते हैं। दरअसल यहाँ गोद लेने का अर्थ सीधे सुधार से जुड़ा है। जब कहीं की स्थिति सुधारना हो तो उसे एक या उससे ज़्यादा जिम्मेदार गोद ले लेते हैं। अब ऐसा ही निजी स्कूल भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें फिर से सबको चौंका दिया है। सरकार ने निजी स्कूलों को जो आदेश सुनाया है उसके अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर को तो इजाफा हो गई, दर को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ उनके नाना नानी, दादा दादी भी पढ़ाई कर पाएंगे। हालांकि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कई निजी स्कूलों के सिर पर बहुत बड़ा भार भी पड़ गया है। मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश की साक्षरता दर को और बढ़ाने और मजबूत करने के लिए शिक्षा के स्तर को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी समेत अन्य परिजनों को भी शिक्षा दी जाएगी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 15 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों को नव साक्षर बनाया जाए। इस पहल को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का नाम दिया जाएगा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अशासकीय संस्थाओं का भी सहयोग लेने के लिए शासन के पत्र क्रमांक 3034 दिनांक 18/7/24 के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के नाम पत्र है कि अशासकीय विद्यालयों को एक बसावट या एक कोई मोहल्ला जो जहाँ ज्यादा निरक्षर हैं उन्हें गोद दिया जाए और वहाँ उनके जो निरक्षर सर्वे में आए उन्हें उनका सर्वे उसका पोर्टल पर दर्ज कराया जाए और उनके ही जो बनाए हुए उनके जो है उनके छात्रों के द्वारा या जिसको भी नियुक्त करे उनसे पढ़वाया जाए। उल्लास साक्षरता मिशन के अंतर्गत अभी हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है जिससे जो लोग असाक्षर हैं उनके लिए कार्य करके और उनको साक्षर बनाएं, जिससे वो हमारी मुख्य धारा में जुड़ सकें, उनके लिए कार्य करना चाहिए। शासन की इस योजना का मैं बहुत स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छी योजना है। हम भी इसमें जो काम कर सकते हैं वह करेंगे। राज्य शिक्षा द्वारा आयोजित उल्लास नव भारत शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजना विभिन्न अशासकीय एवं शासकीय शालाओं में चलाई जा रही है, उसमें हमारा ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल भी अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। निरक्षरता को दूर करना एवं लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करने के अधिक से अधिक कार्यक्रम भी शाला द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो सुना आपने उल्लास को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों में कैसा उल्लास झलक रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि प्राइवेट स्कूल इस योजना में हिस्सा कैसे लेंगे। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र ने जो आदेश जारी किया उसमें ये स्पष्ट कह दिया गया है कि प्राइवेट स्कूलों को अपने आसपास के किसी एक गांव, वार्ड या मोहल्ले को साक्षर बनाने के लिए गोद लेना होगा। इस प्रक्रिया में निजी स्कूल कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। इसके लिए प्रत्येक निजी स्कूल में एक शिक्षक को नोडल बनाया जाएगा। सरकार प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक असाक्षर लोगों को नव साक्षर बनाने के लिए निजी स्कूलों के साथ सामाजिक धार्मिक संगठनों की भी मदद लेगी। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से स्वयं सेवा पर आधारित होगा। इसके तहत असाक्षर व्यक्ति के सर्वे, मूल्यांकन और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए छात्र छात्राओं और स्वयंसेवियों से भी सहयोग लिया जाएगा। इन सभी स्वयंसेवकों को अक्षर साथी नाम दिया गया है। कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से शिक्षा का अधिकार यानी RTI के तहत प्रवेश देने वाले प्राइवेट स्कूलों की भूमिका तय की गई है और इन स्कूलों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को साक्षर बनाने में सहयोग करें। इसके लिए स्कूलों में नियुक्त नोडल शिक्षक असाक्षर लोगों की पहचान करेंगे,
उन्हें शिक्षा देने और उन्हें साक्षर बनाने तक की पूरी प्रक्रिया को वो देखेंगे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस योजना से फ़ायदा क्या होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में नवाचार साक्षरता दर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ये योजना की पहल न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को भी शिक्षा की रोशनी से जोड़ने का प्रयास करेगी। इस पहल से समाज के हर वर्ग को शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा और साक्षरता का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से होगा। इस योजना से शिक्षा का महत्व और उसकी आवश्यकता को समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और ये समाज के सभी वर्ग के लोगों को जागरूकता करने के और भी तमाम प्रयास करेगा। इस कदम से न सिर्फ साक्षरता दर को आगे बढ़ाया जाएगा बल्कि समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा और ये योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जिस देश की साक्षरता दर में वृद्धि की जाएगी और समाज में हर वर्ग को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। अब आपको ये बताते हैं इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया जाएगा। साक्षरता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नारे फ्लैक्स लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय जनप्रतिनिधियों के जरिए ग्राम पंचायत और विकासखंड स्तर पर भी साक्षरता रथ कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये कार्यक्रम लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए जागरूक करने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त स्कूल और सामाजिक स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे साक्षरता के विषय और गीत और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। इस योजना के तहत असाक्षरों का सर्वे भी होना है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार असाक्षरों का सर्वे ऑफलाइन और NILP MP ऐप के जरिए ऑनलाइन मोड पर भी किया जाएगा। इससे सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कार्य योजना बनाकर असाक्षरों का सर्वे करेंगे, कक्षाओं का संचालन भी करेंगे और गोद लिए गए क्षेत्र के असाक्षर लोगों के लिए स्कूलों में सामाजिक चेतना केंद्र भी शुरू करेंगे। उल्लास साक्षर अभियान से जुड़े हुए जो अक्षर व्यक्ति हैं वो पोथी प्रवेशिका के जरिए उसे स्थान को भरेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर करेंगे। तो मनोज जी, बहुत पहले हमको याद आता है कि आज से 25 साल पहले सरकार ने साक्षरता अभियान चलाया था, जिसमें करोड़ों रुपए फूके गए थे और ये कहा गया था बड़ा सफल अभियान है, देश में अब असाक्षर लोगों की संख्या लगभग ख़त्म हो गई, नगण्य हो गई है। लेकिन अब देखिए कि फिर साक्षरता का एक अभियान चलाने की नौबत आ रही है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इसमें बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। अब ये जो है उन स्कूलों पर जिम्मा थोप दिया गया है जिनमें RTE के जरिए एडमिशन होते हैं और जहाँ पर वो स्कूल जो है पैसा लेते हैं सरकार से ग्रांट, अब उन पर जिम्मेदारी थोप दी है कि वो वहाँ के अपने आसपास के लोगों को साक्षर करेंगे। बिल्कुल प्रभु जी, अगर वैसे देखें तो जो आपने जिक्र किया एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी सरकार ने चलाया था, लेकिन हुआ ये था कि अक्षर ज्ञान की जगह उनको हस्ताक्षर करना केवल सिखा दिया गया था कि अगर मनोज लिखना है तो मनोज लिख सकते थे, उनको प्रभु लिखना नहीं आता था। ये उस अभियान में हमने देखा था। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियाँ बहुत बदली है, साक्षरता का स्तर पूरे देश में भी बढ़ा और मध्य प्रदेश में भी बढ़ा है। लेकिन एक बड़ी आबादी इससे वंचित है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं मोहन सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। लेकिन हमने देखा शुरुआत में जब RT राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था तो बड़े बड़े स्कूलों ने इसको काफ़ी अड़ंगे लगाए थे। लेकिन जब सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी तो उन स्कूलों में बच्चों को प्रवेश मिलने लगा था जो आम स्कूलों में नहीं मिल पा रहा था जिनको। इस मामले में सरकार को केवल ऐसे ही नहीं छोड़ना पड़ेगा कि आपने कोई गोद ले लिया, आपको एक निगरानी का तंत्र बनाना पड़ेगा कि वास्तव में जिन लोगों को गोद लेने गांव या कस्बे या वार्ड की बात हो रही है उसमें कितने निरक्षर हैं, उनका पूरा डाटा आपके पास होना होगा। उनको क्या आपने पढ़ाया, कितनी बार उनको सिखाया समझाया, अब मौजूदा परिस्थितियों में 1 साल बाद वो किन परिस्थितियों में, ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा इसकी अभियान में पूरी एक निगरानी, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री ने कहा था कि सांसद गांव गोद लेंगे। कई सांसदों ने ऐसे गांव ले लिए जो पहले से विकसित थे। कई सारे आपने जो जिक्र किया कि नेता कह देते हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे सर्वे भी होगा, उसको देखा जाएगा कि कितने साक्षर लोग हैं वहाँ पर और फिर बाद में जो ट्रेड रिकॉर्ड है ना प्रभु जी जो स्कूलों का, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने जो बच्चे स्कूलों पढ़ रहे हैं उनके परिजनों के नाम लिखा दें कि ये साहब ये अनपढ़ आदमी असाक्षर है और इनको हम जोड़ रहे हैं, इनको हम साक्षर बना रहे हैं। तो ये पूरा उनको देखना पड़ेगा कि इसमें कोई ऐसी बदमाशी तो नहीं कर रहा। हम सारे स्कूलों को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कुछ हमने प्रिंसिपल के अभी जो बाइट दिखाई वो खुद उत्साहित हैं, लेकिन सारे ऐसा करें क्योंकि सरकार ने तो फीस को लेकर नियम बनाए। आप देखिए अभी जबलपुर में रिकवरी करना पड़ी है। आप देखिए NCERT की किताबें दुकान पर नहीं है लेकिन ऑनलाइन वो 3 गुना ज़्यादा रेट पर बिक रही है। तो ये जो बदमाशी, इसको रोकने के लिए एक तंत्र बनाना होगा और जो सरकार की मंशा है तो उम्मीद की जाना चाहिए कि वो सही दिशा में आगे बढ़े। तो ये अब मान के चलें कि जो उल्लास कार्यक्रम है इसके जरिए मध्य प्रदेश अब की बार
साक्षरता के मुकाम पर पहुंच जाएगा और 100% साक्षरता का जो केरल का जो रिकॉर्ड है हम उसकी बराबरी करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो सुनिए साहब में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।